विजिबल है सबको स्क्रीन? यस मैम। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यही सारे क्वेश्चन थे ना टेस्ट में आपके? यस मैम। देखिए, ये आपको होमवर्क दिया गया था, यही होमवर्क ही मैंने आपको टेस्ट में दिया हुआ था। अगर आप होमवर्क बना लिए होते तो आपका टेस्ट तब भी बहुत अच्छा होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान ध्यान रखिएगा कि मेरे हर टेस्ट में आपको, और हर वीक आपका एक टेस्ट होगा, और मैं हर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, ताकि आप सोचिए। यही करना है आपको, इसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैम जो होमवर्क किया था मैम, उससे लगभग मैम जो मार्क्स थे लगभग 38 में से 34 आ गए। मैंने उसे थोड़ा सा ठीक से देखा था, मुझे अंदाजा नहीं था कि लगभग वैसा ही होगा। हाँ हाँ, तो मैम वही मैं कह रही हूँ। देखिए, वो मैं यही सोच रहा था कि इतने कम बच्चों ने क्यों दिया है। इतना तो सरल था, अगर इतना भी याद रख लेते कि वो होमवर्क कर ही लेते तो देखिए आपको होमवर्क भी इसलिए दी थी ना, ताकि आप उस पर सोचे। ठीक है, आपसे मैं आपको होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन दूंगी वही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, लेकिन हाँ, याद नहीं करना है, समझना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस ही आपको रिसर्च के ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में, और 1 मिनट का ही टाइम रहेगा। ठीक है, तो अभी से हम प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत हद तक हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। योगा में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, टफ क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें रिसर्च के क्वेश्चन टफ होते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो योगा में आया हुआ है, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट के, लेकिन हाँ आए हुए तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन था, इसमें किसको किसको प्रॉब्लम है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है आपका इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कितनों को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबका सही था? हाँ नहीं था मैम प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि आपने समझाया हुआ था कि इक्वली चांस हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसमें मिलता है मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए कीवर्ड्स है इसमें, क्या है? इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। कौन से सैम्पलिंग में होता है इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैम्पलिंग कितने कितने तरह का पढ़ा हमने? टू टाइप्स है ना, कौन कौन है? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है मैम। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मैम। सैम्पलिंग का। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्लस्टर सैंपलिंग है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, तो हमारा इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस का मतलब है क्लस्टर सैंपलिंग, क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग ही जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका, इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पीपल आर एक्सप्लोर्ड। ठीक है, इथनोग्राफी रिसर्च में मैं बताई हूँ कि कल्चर का स्टडी होता है। ठीक है, इथनोग्राफी रिसर्च जो होता है उसमें हम कल्चर का स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल स्टोरी नहीं होता उसमें। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन कुछ ऐसा कोई ये नहीं है, कोई मतलब रिसर्च नहीं होता है। नरेटिव रिसर्च नरेटिव रिव्यू होता है, नरेटिव रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, नरेटिव रिव्यू हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या है नरेटिव रिव्यू? कहानी की तरह मतलब लिटरेचर लिखा जाता है जिसको वो अपने हिसाब से लिखते हैं, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, और अधिकतर जो नरेटिव रिव्यू होता है वो एक्सपर्ट के द्वारा, जो ऑलरेडी जो है रिसर्चर होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, नरेटिव रिव्यू में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कीवर्ड क्या है, इंडिविजुअल स्टोरी। इंडिविजुअल स्टोरी मतलब जैसे मेरा हो गया, आपका हो गया, कोई एक आदमी का। ठीक है, तो वो हमेशा आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होता है, उस रिसर्च को हमेशा हम क्वालिटेटिव रिसर्च में, मैंने लिखा हुआ ना कि ग्राउंडेड थ्योरी है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में, इथनोग्राफी में हम कल्चर का स्टडी करते हैं, जैसे नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। अगर मुझे जो है रिसर्च करना हो किसी के कल्चर के ऊपर, तो ये कल्चर है कीवर्ड, इथनोग्राफी का जो कीवर्ड है वो कल्चर है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी का कीवर्ड है आपका इंडिविजुअल के बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी जो होता है, क्वालिटेटिव डिटेल स्टडी, वो हम जो है ग्राउंडेड थ्योरी में पढ़ते हैं।
ठीक है। फिर है आपका पोस्ट पॉजिटिज्म। क्या था ये पोस्ट पॉजिटिज्म? कौन सा रिसर्च है? क्वांटिटेटिव। मैम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कौन सा रिसर्च है? क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव नहीं होगा, ठीक Yes. है। उसके बाद फिर जो है आपको मैं बताई थी फेनोलॉजिकल कौन सा रिसर्च है? क्वालिटेटिव ही होता है उसमें। एथनो तो पक्का ही है मैम। अच्छा, बी पक्का है। पोस्ट पॉजिटिव जो है कौन सा है? क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो बी मतलब पक्का है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एग्जांपल में दिया हुआ है ये नाम, ठीक है। सी भी पक्का है। यस मैम। इथनोग्राफी भी हमारा क्वालिटेटिव है, यानी कि पोस्ट पॉजिटिव। देखिए जो भी वर्ड जैसे ही पोस्ट पॉजिटिव आता है आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जाइए, फिर देखिए कि क्वांटिटेटिव में कौन था, क्वालिटेटिव में कौन था। क्वालिटेटिव में हमारा पोस्ट पॉजिटिज्म का जो है अप्रोच का दिया हुआ एग्जाम्पल है ना, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च होगा वही रिसर्च इसमें करेगा फॉर्म, ठीक है। In the post-positivism approach of research, which of the following types of research got emphasized? ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिव हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो वो जितने भी आपके ये क्वालिटेटिव वाला रिसर्च होगा ना वही आएगा। तो बी और सी कंफर्म है, क्योंकि बी और सी तो हमने एग्जांपल में दिया हुआ है। यस मैम। अब देखिए ऑप्शन में आइए, तो बी और सी दो बार है। अब कंफ्यूजन किस में आ गया? देखिए डी और ई में मैम। ठीक है, बी और सी जो है, बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है। चलिए लास्ट वाला खत्म हो गया, इसमें बी सी नहीं है, इसमें डी सी दे दिया है, ठीक है। बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, यानी कि हमारा ए डी और ई। ए में कौन सा था? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% कंफर्म है कि जिस ऑप्शन में ए होगा वो नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस में आता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस में आता है? क्वांटिटेटिव में होता है। क्वांटिटेटिव में आता है। तो क्वांटिटेटिव में आता है तो ये क्वालिटेटिव नहीं होगा। यस मैम। ए है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि ऑप्शन क्या है, इसका मेथड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेट कर दीजिए। ए वाला ऑप्शन जहां जहां है वो नहीं होगा, तो ए सिर्फ एक में ही है, तो ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हम लोग के पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी और सी। बी और सी में बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, और डी और ई में देखना है हमारा कि डी और ई में कौन सा दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो डी में क्या दिया हुआ है? एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, और इसमें दिया हुआ है एक्शन रिसर्च। तो मैं आपको बताई थी कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसमें वेरिएबल्स हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जहां वेरिएबल आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। जब भी दो वेरिएबल्स के बारे में बात देगा तो क्या हो गया कि वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो भी जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। बस इसकी एक क्वालिटी याद रखिएगा कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो योगा है हमारा, उसको मैनिपुलेट करते हैं ना, कि 3 दिन देना है, 4 दिन देना है, 1 घंटे का देना है, 45 मिनट का देना है, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता है। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जो इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से अलग करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में हम मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है। यही दोनों में है, लेकिन ये भी जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही है। तो ये जो है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ई, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, इंपेरिकल रिसर्च हो गया, ये सब में हम वेरिएबल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ई जिसमें है वो राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और ई, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये जो दो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, इसमें हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक है।
देखिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला है उसको याद कर लीजिए टेबल, वो बहुत आपको एग्जाम में काम देगा, बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही आपका ये वर्ड आया पोस्ट पॉजिटिव, अगर आपको क्वालिटेटिव पता ही नहीं रहेगा तो ये हो पाएगा आपसे, बताइए। ठीक है, तो इसीलिए जो टेबल है उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए कि वो क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। ठीक है, अब है आपको क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। मैं आपको बताई थी कि रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किसमें नहीं लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी को याद हो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मैम समरी समरी मतलब सार किसी चीज का निचोड़ जो होता है, उससे पता चल जाता आ है कि जाइए। रिसर्चर को क्या क्या रिसर्च कर रहा है उसमें। बिल्कुल ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है पूरे जो हमारा, जैसे मैं एक पायलट स्टडी करके मॉड्यूल डेवलप की हूँ, तो उस मॉड्यूल में मेरा क्या रिजल्ट रहा, क्या कंक्लूजन रहा, क्या मेरा जो है फाइंडिंग्स रहा, ये सारा चीज जो है हम एब्स्ट्रैक्ट में एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जो 303 से 350 वर्ड्स का होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट कहाँ लिखना जरूरी है? ठीक है, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ लिखना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन लगता है जिसमें कि उसमें तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए? इसमें ए बी सी डी में, हाँ थीसिस बताइए। सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड में होना चाहिए मैम। देखिए जब भी आप कोई पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं ना किसी भी सेमिनार में, तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट ही सबमिट करते हैं। उसमें कभी भी आपको फुल पेपर सबमिट करने का आपको टाइम दिया जाता है कि आपको 15 अगस्त तक जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है सबमिट करना है। पहले हम रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद हम फुल पेपर देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जब हमारा सेलेक्ट हो जाता है तब हम किसी सेमिनार में अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है सेमिनार, देखिए वर्ड ध्यान में रखिए, ये सब भी आपके सिलेबस में सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, वेबिनार क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ना है हम लोग को। तो सेमिनार में हम लोग को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही जमा करना होता है। जब भी आप भी कभी मान लीजिए रिसर्च करेंगे, या मान लीजिए अभी भी अगर आपका मास्टर डिग्री है, अभी भी अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे, किसी योगा टॉपिक पे अगर आपको सेमिनार में प्रेजेंट करना है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट ही आपको एब्स्ट्रैक्ट लिख के देना होता है। ठीक है, 300 वर्ड्स में आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप की ये फाइंडिंग ये है, इंट्रोडक्शन ये है, इस तरह का जो है आपको एब्स्ट्रैक्ट लिख के देना होता है। तो नंबर बी तो होगा ही होगा, सेमिनार में तो एब्स्ट्रैक्ट ही जमा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि नंबर बी किसमें किसमें है, इसमें ए में नंबर बी नहीं है। ठीक है, बी में है, सी में है और डी में भी है, यानी कि ए हट गया, ए हमारे में नहीं है। लेकिन ये तीन ऑप्शन में कॉमन क्या क्या है, ए तीनों में नहीं है। ए होगा क्या, रिसर्च आर्टिकल में जरूरी है? रिसर्च आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट का जरूरत होता है? नो मैम। जी होता है, रिसर्च आर्टिकल में भी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। ओके मैम। ठीक है, तो रिसर्च आर्टिकल भी होगा इसमें। तो ए, अब देखिए एक एक ऑप्शन हमने हटाया था, क्या था वो ऑप्शन? रुकिए, मैं इसमें नहीं आएगा क्या, एक मिनट रुकिए। देखिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हट गया था हमारा, बी आएगा। ठीक है, तो ये आपका बी को टिक कर दिया हमने, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी नहीं है तो इसको हमने हटा दिया, यही हुआ। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कि रिसर्च आर्टिकल में होगा कि नहीं होगा? होगा, रिसर्च आर्टिकल में भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, यहाँ भी जरूरी होता है हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना। ठीक है, जो हमने तो इसमें ए जिसमें जिसमें ए है वो सही है, तो ए किसमें किसमें है, बी में ए है और सी में ए है, तो इसका मतलब इसमें बी सी डी है, इसमें ए नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कॉमन देखिए, इन दोनों ऑप्शन में जो है कोई एक ऑप्शन हमारा ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, तो बी तो है ही, ए भी है ही, अब सी और डी में देखना है कि सी और डी में कौन सा होगा। सी और डी में कौन सा होगा, सी में थेसिस लिखा हुआ है और इसमें रिसर्च सिनॉप्सिस। थीसिस क्या होता है, थीसिस क्या होता है? मैम शॉर्ट में जो लिखा जाता है इसी को थीसिस पे जमा करना पड़ता है। मैम रिसर्चर अच्छा, सिनॉप्सिस अगर मुझे अभी आपको मैं होमवर्क दूं तो मैं आपको क्या दूंगी, मैं थेसिस लिखने दूंगी कि रिसर्च सिनॉप्सिस दूंगी?
कि आप सिनॉप्सिस लिख के लाइए। मैम सिनॉप्सिस तो फिर एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है ना, जो भी हम करने वाले हैं, जो भी करेंगे वो थीसिस से पहले ही लिखा जाता है। बिल्कुल सही थीसिस बोल रहे हैं आप। रिसर्च के बारे में पूरा डिटेल होता अगर है। मैं आपको अभी बोलूंगी कि मैं आपको थेसिस लिखने नहीं दूंगी, मैं अभी आपको बोलूंगी कि मैं आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भेज रही हूँ, आप सिनॉप्सिस लिख के लाइए। तो सिनॉप्सिस में क्या होता है, सिनॉप्सिस अगर आप अभी लिखेंगे तो क्या आपको पता है कि आपका कंक्लूजन क्या होगा? एक अनुमान लगाइएगा आप कि ये होगा, ये होना चाहिए अपने हाइपोथेसिस के बेसिस पे, ठीक है, एक अनुमान लगाएंगे आप। लेकिन क्या वो आपका कंक्लूजन, रिजल्ट, वो सब कब आएगा? जब आप रिसर्च कर चुके होंगे। तो थेसिस क्या होता है, जैसे अभी मुझे थेसिस लिखना है तो मैं अपनी पूरी कहानी लिखूंगी कि मैं 3 पेपर पब्लिश करवाई, इसका एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू ये था। मतलब एक थेसिस पढ़ के आपको रिसर्चर के रिसर्च के बारे में सब कुछ पता चलता है, ठीक है। एक थेसिस पढ़ने के बाद मतलब ये पूरी स्टोरी, ये पूरी जीवनी होती है आपकी जो है रिसर्च की, जो एक रिसर्च अपने लाइफ में रिसर्च करता है, ठीक है। तो हर पीएचडी स्कॉलर को उसकी पीएचडी डिग्री तभी मिलती है जब वो लास्ट में थेसिस जमा करता है अपना, ठीक है। तो सिनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है, सिनॉप्सिस में जो है हमें कंपलसरी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, बी और सी, ठीक है। थेसिस में हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। तो रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर और थेसिस, इन 3 जगह हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिनॉप्सिस का फॉर्मेट आपको दूंगी तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है। वो सीधे आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा या आपके रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो जो है आपका इससे स्टार्ट नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना होगा उसमें आपको। तो इसमें जो है आपका रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंट और थेसिस, ये 3 चीज में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, बी एंड सी। अब इसमें है कि यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं कि कौन सा डिजाइन लगना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो चीज के बारे में बात हो रहा है, एक तो हो रहा है एस्पिरेशन, एक हो रहा है अचीवमेंट। एस्पिरेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका एस्पिरेशन क्या है, तो जो दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट है उसको आपको क्रैक करना है, क्लियर करना है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, एस्पिरेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब आपका डिजायर अभी क्या है कि आपको यूजीसी नेट जो दिसंबर में होने वाला है उसको क्लियर करना है, ठीक है। आपको या नहीं तो नेट क्वालिफाई करना है या नहीं तो जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और अचीवमेंट, तो इसमें 2 चीज के बारे में बात हो रहा है ना, एक है एस्पिरेशन, एक है अचीवमेंट। आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर के बारे में और आपका अचीवमेंट क्या है। तो ये दोनों चीज तो हो चुका हुआ होगा। अगर कोई टीचर अपने यूनिवर्सिटी के इसमें बच्चों के ऊपर 2 चीज पे स्टडी करना चाह रहा है, पहला वेरिएबल क्या है? एस्पिरेशन, और दूसरा वेरिएबल क्या है? अचीवमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक तो ये वेरिएबल की कहानी है, ठीक है। वेरिएबल की कहानी किसमें होगा? एक्सपेरिमेंटल में वैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल में होगा। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल में होगा। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है? क्वांटिटेटिव, यस मैम, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। तो अगर इसमें दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो एक हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में हम नहीं करते हैं, सर्वे में हम करते हैं, वेरिएबल रखते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है वेरिएबल रखना, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं होता है कि सारे सर्वे में वेरिएबल्स हो, इसमें कंपलसरी नहीं है। तो हिस्टोरिकल और सर्वे तो ऐसे खत्म हो गया आपका। बाकी जो दो वेरिएबल की कहानी है उसमें है आपका यानी तो एक्सपेरिमेंटल होगा यानी तो एक्स पोस्ट फैक्टो होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताई थी कि एक्स पोस्ट फैक्टो का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैनिपुलेशन करते हैं, अपने हिसाब से वेरिएबल को चेंज करते हैं, जैसे योगा को अपने हिसाब से चेंज करते हैं। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है, हम वो पहले से हो चुका होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहानी आ रही है? दो वेरिएबल से, एक है एस्पिरेशन, एक है अचीवमेंट। तो एस्पिरेशन और अचीवमेंट में क्या है कि ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। तो इसमें जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो चेंज नहीं हो सकता है। आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपका जो अचीवमेंट जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो क्या हम उसको मैनिपुलेट
कर सकते हैं वीक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो ये इसको मैनिपुलेट कर नहीं सकते हैं, एस्पिरेशन कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन होगा। मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, 2 वेरिएबल है यहाँ पे। 2 वेरिएबल का मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो एक्स पोस्ट फैक्टो भी है और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा डिजाइन होगा? एस्पिरेशन, आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है क्या वो चेंज होगा? अगर मैं कल को रिसर्च करना चाहूँ कि जो है, आप जैसे बोलते हैं ना कि मुझे मतलब 100% कॉन्फिडेंट है कि इस पर तो मुझे निकालना ही है नेट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर है, क्या इसको डेज के अकॉर्डिंग, आवर के अकॉर्डिंग क्या ये चेंज होगा? अगर मुझे रिसर्च करना हो तो ये चेंज होगा? या मान या किसी का हाइट ही है या किसी का वेट ही है, कुछ इस तरह का रहे वेरिएबल, तो क्या वो चेंज होगा? तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जब भी 2 वेरिएबल दिया हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि वेरिएबल किस तरह का है। अगर वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे लगता है कि जो बहुत फैटी लोग हैं, मुझे लगता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो योगा नहीं उनकी जो मतलब, अगर योगा में कितना जो हम आसन करते हैं, या मान लीजिए जिनकी बहुत हाइट है, मैं एज अ रिसर्चर सोच रही हूँ कि जिनकी बहुत हाइट है वो योगा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं हाइट को चेंज कर दूंगी। हाइट चेंज होगा क्या? जिनका जो हाइट है उनको मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकते ना हम उस वेरिएबल में। तो इसमें क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं होता है तो उस केस में, और रिसर्च एक्सपेरिमेंटल है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी वेरिएबल अगर दिया हुआ हो और इसमें दोनों ऑप्शन हो, तो इन दोनों ऑप्शन में ये देखना है आपको कि चेंज किसमें हो सकता है। अगर चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंजेबल है, मान लीजिए यहाँ पे योगा लिखा होता और यहाँ पे अचीवमेंट लिखा होता, तब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता, क्योंकि योगा को आप चेंज कर रहे हैं डेज के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। एस्पिरेशन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जो आपका डिजायर है उसको आप मैनिपुलेट कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होगा। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने डिस्कस किया हुआ था बहुत अच्छे से। इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी और डी? ए होगा, ए होगा ना, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है रिसर्च प्रॉब्लम, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि सर्वे, सबसे पहला ऑप्शन में सर्वे नहीं आता है, तो सी तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल। पहला स्टेप क्या होता है हम लोग का, स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। तो अब इसमें 2 ऑप्शन है, ए और बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इसमें भी है और आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इसमें भी है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। पहला तो प्रॉब्लम, जो भी हमारा पहला स्टेप होता है उसमें हमेशा हम रिसर्च प्रॉब्लम होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है उसी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल। नहीं, दूसरा प्रोसेस हमारा हाइपोथेसिस होता है। एक बार हम प्रॉब्लम में होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा जो होता है हमारा फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। बिना हाइपोथेसिस बनाए हम पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हम लोग बार बार कर रहे हैं। यस। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखिए आपका फिर था, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मैं क्या बताई थी आपको कि किसमें जो है ज्यादा, कब हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अगर हमें बोला जाए तो कब कर सकते हैं। ऐसा पॉपुलेशन में क्या होता है कि हमको लगता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, कौन सा होगा उस समय, क्या 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 पढ़ाया था मैंने इसके लिए आपको, सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि सैंपल जो है हमारा उसका कंप्लीट 100% इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वेरी 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 गुड। और
तो इसमें चलिए आप ये देखिए कि इसमें कौन सा रिसर्च पे 100% आप कॉन्फिडेंट है कि आपको सैम्पलिंग के बारे में आपके पास 100% जो है आपके पास डेटा होगा। ऐसा इसमें कौन सा रिसर्च लग रहा है आपको? एक्सपेरिमेंटल। पहला है सर्वे, फिर है एक्सपेरिमेंटल, फिर है फेनोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च, फिर है एक्शन रिसर्च, फिर है कोरिलेशनल डिजाइन। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन 100% लग रहा है कि जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको सैंपल के बारे में सब कुछ पता होगा? मैम एक्सपेरिमेंटल। एक ये बताओ मैम कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है क्या? ऐसा नहीं, कुछ है? देखिए जब भी सैम्पलिंग की बात आए तो ऐसे मत सोचिए। जब भी सैम्पलिंग की बात आए तो आपको ऐसे सोचना है कि आपको अपने सैंपल के बारे में जब 100% पता होगा तभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल है। 100% पता होने के बारे में मतलब कहना है, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ इतने बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कल जो है राहुल से बोलूं कि मुझे जो है पूरे MDY का डेटा चाहिए, तो पॉसिबल है ना वो डेटा मिल जाए मुझे? तो मुझे उसमें उसमें पता है ना कितने लोग इसमें जो है मेल है, कितने लोग फीमेल है, कितने लोग मास्टर किए हुए हैं, कितने लोग मास्टर कर रहे हैं। मेरे पास 100% डेटा आ गया ना आपका। इसलिए लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पूरे इंडिया में जो योगा स्टूडेंट है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पास वो पूरा डेटा आएगा? पॉसिबल है उतना डेटा आना? नो मैम। नहीं 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 पॉसिबल है ना। तो उस केस में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाएंगे, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब एक अनुमान हमें जो है नहीं लगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? चांसेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ज्यादा चांसेस होता है हर चीज का पता होना, आपको अपने सैंपल के बारे में पता होना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम जो है सिर्फ ये लगाते हैं कि चलो ठीक है, मतलब इतने लोग हर साल जो है 300 लोग जो है योगा एग्जाम दे रहे हैं, तो 300 लोगों के बेसिस पे हम एक अपना अनुमान लगा लिए कि चलो ये हमारा सैंपल साइज होना चाहिए। इसीलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम अच्छा सैम्पलिंग नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपका सैम्पलिंग का बात हो तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मत जाइए, क्योंकि यहाँ सैम्पलिंग की बात हो रही है, रिसर्च की बात नहीं हो रही है। तो आपको ये देखना है कि कौन से सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपको सारे सैंपल्स के बारे में पता होने का। तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है आपको सारे सैंपल्स के बारे में जानने का। तभी तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं ना। मान लीजिए आप डायबिटीज पे भी कर रहे हैं, ठीक है, तो डायबिटीज में एक छोटे सैंपल साइज पे कर रहे हैं, लेकिन जो भी सैंपल साइज पे कर रहे हैं 50 लोगों के सैंपल पे कर रहे हैं, तो 50 लोगों को आप जान रहे हैं ना, आपके पास 50 लोगों का डेटा है ना पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे ज्यादा चांसेस होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आने का। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है नंबर 2, कि नंबर 2 किसमें किसमें है, ठीक है। देखिए नंबर 2 है आपका इसमें, तो इसका मतलब इसका चांसेस है कि ये हमारा आंसर होगा। लेकिन नंबर 2D में नहीं है, तो इसका मतलब इसका चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे ऑप्शन में होगा, ठीक है। फिर देखिए नंबर 2A में भी है, नंबर 2B में भी है, अब नंबर 2 जो है C में भी है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, A B C तीनों में नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है हमारा तीनों में है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 2 इसमें भी है, नंबर 2 इसमें भी है, और नंबर 2 इसमें भी है। अब 1 जो है सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, ठीक है। 1 देखते हैं कि 1 का कितना चांसेस है। 1 में क्या क्या लगता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल है? सर्वे रिसर्च में लगता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा? बताइए आप। यस मैम, सर्वे करेंगे तो मेरे पास डाटा आ जाएगा ना मैम। बिल्कुल हो जाना सही, चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। अगर आप कोई सर्वे करते हैं, अगर मैं MDY पे सर्वे कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके मेरे पास डेटा आ गया ना, जितने लोग भी आप लोग फिल कर रहे हैं उसका डेटा तो मेरे पास आ गया ना। तो नंबर 1 का भी पूरा पूरा चांसेस है कि नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सर्वे और एक्सपेरिमेंटल जो है हमारा सही हो गया। तो नंबर आपका फिर क्या हो गया, जिसमें नंबर 1 नहीं है वो कट जाएगा, यानी कि C भी गया। अब बचा हमारे पास 1 1 2 2 और 5 और 3। अब 5 और 3 में देखिए, 5 और 3 में किसके ज्यादा चांसेस है? देखिए आपका जो है, सॉरी, देखिए 5 में क्या है, कोरिलेशनल डिजाइन,
ठीक है। और 3 में क्या है? 3 में क्या है? ये phenomenological based researches तो ये क्या है? हाँ जी, यही पढ़ रही थी मैम, थर्ड पॉइंट ही पढ़ा। तो ठीक है, तो थर्ड में क्या है? हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये क्या है? क्वालिटेटिव है। और ये क्या है? तो इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में रिसर्च करते हैं। कोरिलेशनल में मैं आपको पढ़ाई थी कि इस रिसर्च में हमेशा हम जो है जैसे दो वेरिएबल्स के बारे में, दो वेरिएबल्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। कोरिलेशन, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ये जैसे भी एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत आ जाएगा मैम ये भी। इसमें वेरिएबल्स है ये तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर आ जाएगा, तो इसका क्या होगा? ये इसमें भी चांसेस होगा, तो 5 का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो 5 का ज्यादा चांसेस है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 5, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर है आपका 8, द स्टाइल ऑफ ये राइटिंग थीसिस। मैम 3 नंबर में क्या लिखा था मैम? फेनोमेनोलॉजी ऐसा क्या था इसका, बता अभी देंगे? पता है ना, जो इंडिविजुअल स्टोरी, अभी देखिए जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने कहीं पे, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, जो इंडिविजुअल रिसर्च करते हैं ना हम किसी के ऊपर डेप्थ में, तो उसको फेनोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टोरी होना चाहिए, स्टोरीज क्यों है? स्टोरीज तो प्लूरल हो गया। हाँ, अच्छा कोई नहीं, ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 हो गया था हम लोग का। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है रिसर्च का। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे बताइए, रिसर्च कैसा होता है? साइंटिफिक होता है? रिसर्च में क्रिएटिविटी का कोई काम है? साइंटिफिक होता है। नो मैम, साइंटिफिक मैकेनिकल का कोई काम है? नो। ठीक है, चलिए वेरिएबल का काम होता है, लेकिन रिसर्च को करने के लिए वेरिएबल्स का काम होता है। क्या हम लोग को थीसिस में लिखने के लिए कोई वेरिएबल्स का काम है? राइटिंग में कोई वेरिएबल का काम है? राइटिंग No. कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है इसीलिए साइंटिफिक है इसका आंसर, कि द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस और रिसर्च आर्टिकल हैज टू बी साइंटिफिक। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, 3 एस था ना, सोशली सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशली रिलीवेंट। सोशल रिलीवेंट। में क्योंकि थेसिस का बात किया जा रहा है, तो इसीलिए थेसिस के लिए हम साइंटिफिक राइटिंग होता है, हम लोग को साइंटिफिक राइटिंग सीखना पड़ता है। आप जब पेपर पढ़ रहे होंगे ना, एक पेपर दिया था ना मैंने आपको मॉड्यूल के लिए, वो साइंटिफिक राइटिंग था। वो कोई हम लोग ऐसा नहीं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो लिख दिया हो गया, नहीं, रिसर्च लिखने के लिए साइंटिफिक राइटिंग चाहिए होता है। चाहे वो हम थेसिस लिखे, चाहे कोई पेपर लिखे, उसके लिए राइटिंग आपकी वो सीखना पड़ता है, साइंटिफिक राइटिंग। ठीक है, चलिए अब है द रिसर्चर वाई रिपोर्टिंग हिज हर रिसर्च फाइंडिंग्स gives weightage to stakeholders perspective in a qualitative research theme. This involves, अच्छा ठीक है, चलिए अभी हमने 2 वर्ड पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्या था दोनों वर्ड? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या था? हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आता है वही हमें दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें वेटेज किसको दिया जा रहा है? इसमें वेटेज दिया जा रहा है स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव। मान लीजिए कि मुझे रिसर्च करना है कि एमडीवाई बैच में क्लासेस कैसी होती है सारे टीचर्स की। ठीक है, तो मेरे पास जो या आपने जो टीचर का फीडबैक, चलिए उसको हटाइए, आपने जो टीचर फीडबैक दिया, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट दिए, नेगेटिव कमेंट दिए, जो भी आपने कमेंट दिया, तो उसको क्या हुआ, जो था वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो लेकिन मान लीजिए उसको मैनिपुलेट किया जाता, मतलब उसको बदल दिया जाता, वो अपने हिसाब से, जो आपसे लिया गया फीडबैक, उसको अगर हम लोगों को जो है अपने हिसाब से राहुल जी दे दिए होते, तो क्या होता, वो जो रियलिटी है टीचर की वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वेटेज जब जो है स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव को दिया जाए, यहाँ सब्जेक्टिव हो रहा है रिसर्च, तो क्या होगा इसका मतलब? डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन है यहाँ पे एरर हो रहा है, हाइपोथेसिस एरर हो रहा है।
मतलब जो चीज है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं उसमें अपने सोच का इन्वॉल्वमेंट डाल रहे हैं, वो चीज अब ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको जो है सब्जेक्टिव बना रहे हैं रिसर्च को, तो डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन होगा। ठीक है। हाँ डिस्क्लोजर का मतलब तो होता है शो करना, मतलब डिस्प्ले करना और एक्सप्रेस करना। वो हाँ तो हाँ, रियलिटी यही को समझ एक्सप्रेस कर के रहा है। मैंने भी गलत किया था कि डिस्क्लोजर का यही होता है कि बताना, तो मुझे लगा ये उल्टा समझा बिल्कुल। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोज करना, शो करना, प्रेजेंट किसी करना। को मतलब छुपाना नहीं, बता देना, डिस्क्लोज कर देना, क्लोज नहीं करना, डिस्क्लोज कर क्लोज देना। कर देना, क्लोज का उल्टा होता है डिस्क्लोज। ठीक है। मतलब जो है क्लोज मतलब क्या होता है, छुपाना। ऐसे तो बंद करना होता है, लेकिन कभी कभी हम क्लोज को वर्ड को यूज करते हैं किसी चीज को छुपाना। डिस्क्लोज मतलब उसको छुपाना नहीं। वास्तविकता लगा मुझे मैम। हाँ, इसका उल्टा होता है। ठीक है। तो वेटेज टू स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो जो हिंदी में है, कोई ये बताएगा ये क्या है? चलिए इसे हम अभी समझते हैं। 9th को देखिए, वो लिखा हुआ ठीक से नहीं मुझे पता है, लेकिन कोई भी हो एक ऐसा। मैम मुझे तो इसका एथिक्स वाला ही लग रहा है आंसर। ये डिस्क्लोजर तो रियलिटी सिचुएशन बता देना, तो कैसे होगा ना आंसर ये। देखिए जो आपका फाइंडिंग्स है, ठीक है, यहाँ फाइंडिंग्स की बात हो रही है। देखिए दो दो चीज होता है। एक तो जो है जैसे मेरे पास आपका जो है, जैसे आपने फीडबैक दिया ना, निगेटिव और पॉजिटिव, तो मेरे पास किसी का नाम नहीं दिखा। ठीक है, मुझे मतलब उसमें किसी का नाम नहीं दिखा कि ये किसके थ्रू आया है, किसने लिखा है, ये कमेंट किसका है, उसमें किसी का नाम नहीं आया, सिर्फ कमेंट आया मेरे पास। ठीक है। तो ये हुआ। एक तो ये होता है इथिकल में, जैसे कि मान लीजिए जिस पे भी हम लोग रिसर्च करते हैं, मान लीजिए मैं आप पे ही रिसर्च की हूँ, तो एक रिसर्चर का कोई राइट्स नहीं होता है अपने सैंपल के बारे में कुछ भी बताना। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्कूल में की हूँ या आपके ऊपर की हूँ, MDY के ऊपर की हूँ, तो ये जो है इथिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट आता है। मैं अपने सैंपल के बारे में कुछ भी लिख मतलब बता नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि इस एज ग्रुप में किया है मैंने, फीमेल है मेल है, इतना बताने का मुझे राइट्स है। ये बताने का राइट्स नहीं है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसके ऊपर हुआ है। अपने सैंपल को जो है हम लोग, ये इथिक्स के अगेंस्ट है, ये इथिकल नहीं है। एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ फाइंडिंग्स की बात की जा रही है, यहाँ पे हम फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात नहीं मैम, कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, किसी को कुछ बोलना है? सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ मुझे लग बताइए। रहा है जैसे रिसर्च जो होता है, हम्म। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है स्टेक होल्डर। हम्म। स्टेक होल्डर में तो सभी आ जाएंगे, मतलब जो पार्टिसिपेंट है, जो बिल्कुल। फंड, जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है फंड्स, तो हाँ हाँ सभी आ जाते हैं। हाँ तो हाँ उनके लिए तो रिसर्च होता है, तो हाँ। रिपोर्टिंग एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर दो जिसका इंटरेस्ट नहीं है इस रिसर्च में, उनको हम्म क्यों कंसिडर करो? जो स्टेक होल्डर्स है, हम्म। जिसको इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर मैं करूँगा तो सही होगा। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर है ये डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन। आंसर यही आपका है पेपर, मतलब उसमें जो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन ही है इसका आंसर। ठीक है। देखिए ये इथिकल नॉर्म भी होता, लेकिन क्या मैम है कि ये रिसर्च मैम ये क्वेश्चन में ना, आपने जो पहले सेंड किया था ना, शायद उस क्वेश्चन में नोट था, तब उसका आंसर ये था कि नैतिक मापदंडों का उल्लंघन, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि और इसमें नोट नहीं दिया था। ये वही होमवर्क है जो मैं आपको दी थी। ठीक है, होमवर्क तो सेम है, क्योंकि क्या हुआ था मैं आपको बताई ना कि टेस्ट पेपर ही गलती से वो होमवर्क के नाम से, देखिए ये आपका है ना RM होमवर्क, तो ये इस वर्ड में कंफ्यूजन होने के कारण, वो टेस्ट नहीं लिखने की जगह होमवर्क लिखने के कारण, ये होमवर्क तो आपको ये सेम ही गया, ये इसी से आपका टेस्ट पेपर भी बना है। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये सेम था। चलिए कोई नहीं, मैं 9th वाला एक बार फिर से आपसे करूंगी डिस्कस। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है। चलिए 10th का है, अ रिसर्च स्कॉलर व्हाइल सबमिटिंग हिज और हिज थीसिस डिड नॉट एक्नॉलेज द प्रीफेस ऑफ हेल्प और सपोर्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ऑफ द क्वेश्चन यूज, दिस विल कॉल द इंस्टांट। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है
कि हम लोग, मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम लोग को अपने पीएचडी डिग्री लेने के लिए थीसिस सबमिट करना होता है कि हमने पीएचडी क्या किया, कैसे किया, कितना पेपर पब्लिश कराए हम लोग, उसमें योगा का कहाँ रोल रहा, कैसे किए, क्या डिफिकल्टी आई, किसको जो है हमारे गाइड कौन थे, वो मतलब सारा चीज जब आप मेरा थेसिस पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता है। ठीक है, अब थेसिस पढ़ना चाहते हैं तो शोध गंगा में जाइए, वहां थेसिस पढ़िए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शोध गंगा में क्या दिखता है आपको, जर्नल पेपर दिखता है या थेसिस दिखता है। तो आपको अगर थेसिस पढ़ना है तो उसके लिए आपके लिए शोध गंगा है। ठीक है, तो रिसर्च स्कॉलर जो है थेसिस जमा कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने एक्नॉलेज नहीं किया है। ठीक है, क्या एक्नॉलेज नहीं किया है, जो हेल्प और सपोर्ट था और जो आपका क्वेश्चनएयर था। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे। जैसे मेरा पहला पेज होता है, अगर मैं एक रिसर्च कर रही हूँ तो उसमें बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है ना, मेरे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिला है, मेरे गाइड का सपोर्ट मिला है, मेरे को गाइड का सपोर्ट मिला है, मैं जिस स्कूल में रिसर्च की हूँ उनका सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जिसका जिसका सपोर्ट में हम नाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेज में जो है थेसिस में हम ये लिखते हैं कि थैंक यू रेफरेंस फॉर में द मैम, सपोर्ट। हाँ जी, रेफरेंस में देना पड़ता है मैम। नहीं वो रेफरेंस नहीं हुआ, रेफरेंस तो आपका साइंटिफिक टर्म हो गया कि ये रेफरेंस नहीं हुआ। इसमें हम लोग लिखते हैं पहले पेज में कि ये हम उनको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिसर्च करना जिसके लिए आप 3-4 साल डिवोट किए हैं, वो अकेले तो नहीं हुआ होगा ना, वो बहुत लोगों के सपोर्ट से हुआ होगा। आभार व्यक्त करते हैं हम तो उनका। हाँ, हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि जो है मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि मेरे गाइड ने, उनके पास समय नहीं था फिर भी उन्होंने मुझे समय दिया। पढ़िएगा, शोध गंगा खोलिए, उसमें बहुत सारे आपको थेसिस मिलेंगे, उसमें आपको ये पेपर जरूर मिलेगा लिखा हुआ कि एक थैंक यू मैसेज होता है। क्योंकि ये जो 4-5 साल 6 साल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अकेले तो नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ना। तो इसमें हम लोग को उनको थैंक यू बोलना होता है। और जो क्वेश्चन है, जिसके जो भी हमने, मतलब वो हर चीज के लिए, जिसके लिए भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, मतलब किसी को भी, तो वो पेपर उसी से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग नेट का भी एग्जाम दे रहे तो आपको लगता है कि आप अकेले जिम्मेदार है इसके लिए, आपके साथ कोई नहीं है, बहुत का सपोर्ट मिल रहा है ना आपको। एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत लोगों का सपोर्ट, आप भी तो 1 साल तैयारी कर रहे हैं। तो एक रिसर्चर जब 3-4 साल अपना दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को वो थैंक यू बोलते हैं। और उसमें जो है, अगर इसको ये जरूरी होता है एक थेसिस में डालने के लिए। ठीक है, तो इसको देखिए, एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है, क्योंकि ये सारे वर्ड बार बार आ रहे हैं। टेक्निकल लैब्स क्या हुआ, टेक्निकल से क्या क्या मतलब समझते हैं आप। टेक्निकल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि हर पेपर में रेफरेंस देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप मेरे पेपर को यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, तो आप मेरे पेपर का रेफरेंस देंगे, लेकिन गलती से आपने रेफरेंस नहीं दिया, साइटेशन नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, जो टेक्निकल इशू आता है। एक जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या एक थेसिस लिखते हैं, तो उसमें टेक्निकल इशू भी बहुत होता है ना, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग टेक्निकल लैब्स बोलते हैं। अगर वो छूट जाता है कहीं पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैब्स। जी मैम। विलफुल क्या होता है, विलफुल का क्या क्या मतलब होता है। मतलब मैं खुद जान के ही, विलफुल का क्या मतलब होता है। वो जानबूझ के बोल बिल्कुल सकते हैं मैम, खुद की इच्छा से सोच ही वो समझ नहीं, के निग्लेक्ट किया, ऐसे बोल सकते हाँ जानबूझ करके। बिल्कुल बिल्कुल सही। विलफुल नेग्लिजेंसी मतलब होता है जो सोच समझ के हम नेग्लिजेंस करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सब देखिए, जितने भी चीज है ना, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। जिनको प्रॉब्लम आ रही है विलफुल क्या होता है, देखिए ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, जानबूझ करके के जो है लापरवाही जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको विलफुल नेग्लिजेंस बोलते हैं, कि हमें पता है कि हमें रेफरेंस देना है। ठीक है, हमें पता है कि हमें अपने मीन्स जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही, मुझे पता है वेरिएबल्स क्या होता है, मुझे पता है, मैं हर चीज, मैं रिसर्च पढ़ के रिसर्च कर रही हूँ ना, मुझे रिसर्च के बारे में नॉलेज है, तभी तो मुझे रिसर्च करने का राइट्स मिला है। तो जानते हुए भी, जानबूझ के भी जो लापरवाही होती है, उसको हम विलफुल नेग्लिजेंस बोलते हैं। ठीक है, अनइथिकल, देखिए ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होगा,
ठीक है, ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये अनइथिकल एक्ट होगा। अनइथिकल एक्ट इसलिए होगा क्योंकि ये इथिकल है, ये आपको देना है। जब भी आपको फॉर्मेट मिलेगा ना थेसिस लिखने का, उसमें होता है ये कि आपको थैंक यू देना है, आपको थैंक यू मैसेज देना है कि इनके वजह से आज मेरा रिसर्च सफल हुआ है, एक आभार व्यक्त करना है। तो ये इथिक्स में आता है। तो अगर ये पेपर नहीं है, अगर ये चीज आपके थेसिस में नहीं है, तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस होगा, अनइथिकल एक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज। अच्छा ये बताइए, ये इस वर्ड में कौन कौन से वर्ड है जो आपको नहीं आता है? हिंदी में नहीं था क्या ये हो गया? अच्छा ये ऐसे ही, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा वर्ड है जो आप नहीं जानते हैं, या कौन सा है जिसमें 100% आपको लगता है कि यही होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आपको कॉलम 2 को लगता है कि 100% होगा, ये होना ही होना चाहिए ये ऑप्शन? मैम मेथड में सर्वे होना चाहिए क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें देखिए, इसमें ऑन्टोलॉजी हमने नहीं पढ़ा है, इसको रहने दीजिए। इपिस्टेमोलॉजी तो पढ़ा है हमने। क्या हाँ, ज्ञान पढ़ा है। मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या था? मैम मेथड जो लॉजी में उनका मैम सर्वेक्षण तो होगा। ज्ञान मीमांसा था हमारा पॉजिटिविज्म, ये पोस्ट क्या है? हाँ जी, पोस्ट पॉजिटिव में ठीक है, पॉजिटिविज्म हो गया या पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया, ये जो है आपका इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा में तो आता है। यस मैम, यस। ये बोलते क्या थे कि हर इनका क्या क्या कहना था? नॉलेज का कहाँ से आता है, नॉलेज वैलिड है कि नहीं? हाँ, इनका नॉलेज था कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, रिसर्च सिर्फ उस पे हो सकता है, तो अनकाउंटेबल है उस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा के अंदर ही तो आया ना आपका, तो बी का 4 होगा। यस मैम, ऐसे ही किया था मैंने। ऐसे किया था ना, तो बी का 4 ऑप्शन कहाँ है? बी का 4 फर्स्ट, है नंबर 1 में, बी का 4 है नंबर 4 में। इसका मतलब नंबर 2 और नंबर 3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि बी का 4 तो हम लोग को लग गया कि चलो इन दोनों में से ही कोई एक्शन होगा। अब इसमें ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है। ए क्या है? ऑन्टोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं था। तो ऑन्टोलॉजी का आंसर क्या होगा? रियलिज्म। ठीक है, ऑन्टोलॉजी ए क्या है? ऑन्टोलॉजी है ना, जिसका मतलब हम लोगों ने मैंने नहीं पढ़ाया आपको। मैम मेथड बताओ आप। डी जैसे हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, मेथड को हम सर्वे से जोड़ें क्या? मैं वही आपको आगे वही बताऊंगी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 1 और 4 में ए का भी 2 है, ए का भी 2 है, बी का भी 4 है, बी का भी 4 है। अब आप देखिए इसमें क्या है, सी का 3 है, इसमें सी का 1 है। ठीक है, सी क्या है? सी क्या है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या होगा ऑप्शन? सर्वेक्षण होना चाहिए। या 1 होगा? 3 और 1 में क्या है? 3 में है आपका सर्वे और 1 में है आइडियोग्राफिक। मेथोडोलॉजी किस में आएगा? सर्वे में आएगा, आइडियोग्राफी में आएगा, किस में आएगा बताइए? सर्वे में होना चाहिए। इसमें आपका हिंदी में नहीं आया था क्या ये क्वेश्चन? इंग्लिश में ही था शायद। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए इसमें जो है क्या कौन सा आएगा? मेथोडोलॉजी। मेथड क्या है? सर्वे। आइडियोग्राफिक क्या है? आइडियोग्राफी समझ नहीं आया था मैंने। किसी को भी पता हो आइडियोग्राफी क्या होता है बताइए? देखिए ये सब वर्ड आए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या होता है आइडियोग्राफी, क्या होता है? किसी को नहीं पता? देखिए आइडियोग्राफी जहां तक मुझे पता है, ये आपका कोई सिंबल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब किसी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं तो कोई आइडिया कोई कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम आइडियोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, तो मैम हाँ बताइए। ये होता है ना, ग्राफिक सिंबल्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के जरिए ग्राफिक सिंबल्स का जो आइडियाज वगैरह, ऐसा कुछ है इसके अंदर। मैंने अभी देखा गूगल पे।
ठीक है, तो सर्वे हमारा क्या है? सर्वे मेथड है कि मेथोडोलॉजी है? सर्वे जो मेथड है, है मैम। मेथड है। सर्वे हमारा क्या है? एक तरीका है ना। मेथड। सर्वे क्या है हमारा? तरीका। और ये जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा? सर्वे मेथड होगा कि मेथोडोलॉजी होगा? हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथड नहीं है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी क्या होता है? सर्वे होगा या आइडियोग्राफिक होगा? वीडियोग्राफिक मैम मैं देखा इंटरनेट में, वो बोल रहा है कि कोई इंडिविजुअल केस को डीपली स्टडी करना, तो ठीक है, एक मेथोडोलॉजी में आ गया। आइडियोग्राफिक, देखिए आइडियोग्राफिक हमारा मेथड है और मेथोडोलॉजी हमारा सर्वे है। ठीक है, आइडियोग्राफिक मेथड क्यों है? मेथड इसलिए है क्योंकि आइडियोग्राफिक के थ्रू हम पिक्चर्स के थ्रू या किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब जिससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है ना। ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है, आइडियोग्राफिक जो है एक तरीका हो सकता है किसी चीज को जानने का। जैसे मान लीजिए कि हड़प्पन कल्चर में कहा जाता है कि योगा उस समय था क्योंकि उसके क्वाइन में जो है पश्चिमोत्तान नहीं, पद्मासना का जो है फोटो है, उस समय जो क्वाइन यूज होता था। ठीक है, तो उस आइडियोग्राफिक से हमें पता क्या चलता है कि उस समय योगा होगा, तभी तो उसका योगिक पोस्चर है उनके क्वाइन में। यही हुआ ना। लेकिन मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी जो है सर्वे, ये सर्वे हो गया आपका। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी आपका जो है सर्वे हो गया, मेथड हो गया आपका आइडियोग्राफिक। मतलब किसी चीज को पता करने के लिए कोई मेथड हम अपनाते हैं। जैसे मैं आपको बताई कि हड़प्पन कल्चर में योगा होता था, ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनके क्वाइन में। तो एक तरीका, एक मेथड से हमें पता चल रहा है ना कि उससे उसमें होता था। लेकिन मेथोडोलॉजी का बात आएगा तो उसमें सर्वे होगा आपका। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी आपका जो है मेथोडोलॉजी आपका क्या होगा? सर्वे। सर्वे होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? पहला वाला आंसर आएगा। ठीक है, सर्वे तो मेथड हम पढ़े थे पहले, मेथड टू कलेक्ट डेटा। सर्वे सर्वे आपका जो है, देखिए यहाँ पे आपको मेथोडोलॉजी और मेथड में बताना है। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी और मेथड में जो है, यहाँ पे मेथोडोलॉजी आपका जो है सर्वे होगा, और मेथड जो है आपका एक किसी चीज को जानने का जो तरीका होता है। तो जानने का तरीका क्या चीज में है? सर्वे आपका एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना। जैसे कि हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नेट के लिए, उसको क्या क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड तो नहीं बोलते हैं, रिसर्च मेथड बोलते हैं। क्या है, क्या क्या है आपके सब्जेक्ट का नाम? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्योंकि उसमें पूरा एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है आपका, एक पूरा किताब है जो आपको पढ़ना है। तो सर्वे क्या है आपका? एक पूरा नॉलेज है ना। सर्वे आपका क्या है? एक पूरा नॉलेज है ना। तो ये मेथोडोलॉजी होगा। और आइडियोग्राफिक मतलब किसी चीज को, किसी कंसेप्ट, किसी फिगर, किसी कलर को देख के कुछ आइडिया मिलना, कुछ उसके बारे में पता लगना, उसको हम आइडियोग्राफिक बोलते हैं। तो ये एक मेथड होगा, एक तरीका होगा। मेथड मतलब मेथड जो है एक छोटा चीज है और मेथोडोलॉजी एक बहुत बड़ा चीज है। तभी तो हम इसको मेथड नहीं बोलते ना। रिसर्च मेथड तो नहीं है हमारे सब्जेक्ट का नाम, मेथोडोलॉजी है। ठीक है, मैम हम शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे, हमने सोचा कि मेथड यानी कि सर्वे भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का, काइंड ऑफ मैंने यही बनाया था। एक्चुअली यही होता है। ये लास्ट के ऑप्शन में ही जाके कुछ ऑप्शन में ऐसा ट्रिक हो जाता है ना कि हमें उस समय नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि टाइम लिमिटेशन बहुत कम होता है हमारे पास। तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड में, देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी हम डेली बोलते हैं ना कि आरएम का क्लास है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी एक भास्ट वर्ड हो गया, मेथड एक जो है ना एक तरीका हुआ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये दोबारा से अगर आएगा, और दोबारा से ही क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चलिए टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया आपका। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन 12 तक करके खत्म कर देते। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक मिनट मैम देखते हैं।
According to one paradigm of research, following sequence is followed by the researcher. अगर रिसर्चर पहले से एक थ्योरी पे काम कर रहा है तो वो कौन सा रिसर्च कहलाएगा? इंडक्टिव कहलाएगा, डिडक्टिव कहलाएगा, क्वालिटेटिव कहलाएगा, इंटरप्रेटिव कहलाएगा? कौन सा रिसर्च होगा? डिडक्टिव, ये हो गया था। डिडक्टिव क्यों होगा? जनरलाइजेशन टू पर्टिकुलर कर रहे हैं हम। वेरी गुड, क्योंकि ये एक थ्योरी, ठीक है, एक थ्योरी यहाँ पहले से बना हुआ है, थ्योरी बन नहीं रहा है। जब अगर ये थ्योरी अगर ये लास्ट में आता, ठीक है, अगर ये थ्योरी लास्ट में आता तो कौन सा रिसर्च होता? इंडक्टिव। इंडक्टिव होता। लेकिन क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी बन चुका है, जब हम डायरेक्ट थ्योरी पे काम करते हैं तो हमारा वो डिडक्टिव रिसर्च होता है। वो रिसर्च हमेशा 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 हमारा डिडक्टिव होगा। पहले थ्योरी आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका चलेगा जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे थ्योरी नहीं होता तो हमारा ये इंडक्टिव हो जाता। जब एक एक लोगों पे ट्राई करके वो काम करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं, तो वो इंडक्टिव होता है। और जब हम डायरेक्ट थ्योरी पे काम करते हैं तो वो हमारा डिडक्टिव होता है, ठीक है। चलिए आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हरिओम मैम।